नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज बात करने वाले हैं, जो बात की जाए विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें, जिसके तहत जो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे थे, उसी के तहत आज इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। और आज हम करेंगे नेपोलियन तृतीय, उनका जो मूल्यांकन करेंगे। जो अगर बात की जाए तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन देखेंगे, हम देखेंगे नेपोलियन तृतीय, सम्राट नेपोलियन तृतीय के कौन से फैसले सही थे, कौन से फैसले गलत थे, इसके अलावा इनकी कौन सी कमजोरियां रही है, उसके अलावा इनमें कौन कौन सी बुराइयां थी, कौन कौन सी अच्छाई, इन्हीं सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, जो इस मूल्यांकन के तहत पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा कि लुई नेपोलियन पहले इनका नाम क्या था, लुई नेपोलियन था। 1848 ईस्वी में कैसे ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति बनते हैं, उसके पश्चात 1852 ईस्वी तक ये फ्रांस के राष्ट्रपति रहते। 1852 ईस्वी के पश्चात इनके द्वारा लोकतंत्र को समाप्त कर पुनः क्या कर दी जाती है, राजतंत्र की, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। और 1852 ईस्वी से लेकर ये 70 ईस्वी तक, 1852 ईस्वी से लेकर जो 70 ईस्वी तक फ्रांस के क्या रहते हैं, राजा रहते, सम्राट रहते। और इसके पश्चात लुई नेपोलियन जो किस नाम से प्रसिद्ध होते हैं, नेपोलियन तृतीय, ये इस नाम से सम्राट बन जाते हैं। और 1852 ईस्वी से लेकर 70 ईस्वी तक इनके द्वारा क्या किया जाता है, फ्रांस पे शासन किया जाता है। अब अपने शासन के दौरान इनके द्वारा जो नीतियाँ अपनाई जाती है, किस तरीके से उन नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, कौन सी नीतियाँ सफल होती है, पॉलिसीज जो इनके द्वारा अपनाई जाती है, कौन सी नीतियाँ सफल होती है, किस तरीके से इनको जो इनका पतन हो जाता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम मूल्यांकन के तहत देखेंगे। कौन सी इनके द्वारा गलतियाँ की जाती है और ये जो उनके पतन के लिए उत्तरदायी होती है, उन बातों का सब का हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। और बात की जाए इनके पश्चात जो लोगों के द्वारा जो इनकी जो क्या छवि बनाई जाती है, वही जो मूल्यांकन के तहत बात करेंगे। इनमें जो विरोधी बातों का मिश्रण कहा जाता है, विरोधी तत्वों का मिश्रण, मोहम्मद बिन तुगलक में भी कहा जाता था कि विरोधी तत्वों का मिश्रण है। इसी तरीके से इसमें जो दो तरह की जो विरोधी बातें, वो दोनों बातें एक साथ दिखाई देती। एक तरफ तो ये कहता है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, एक तरफ ये युद्धों का क्या करता है, समर्थन करता है। युद्ध और शांति दोनों विरोधी बातें होगी, तो उन विरोधी बातों का मिश्रण इसके अंदर हमें दिखाई देता है। मूलतः देखेंगे तो अब इसे कई जो इतिहासकार हैं, कई इतिहासकार कहते हैं कि ये तो महान राजनीतिज्ञ था, बहुत समझदार व्यक्ति था और कूटनीतिज्ञ रूप से काफ़ी सफल था। लेकिन कुछ जो इतिहासकार क्या कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि यह तो एक मूर्ख व्यक्ति था। अब ये दोनों ही विरोधी बातें, एक तो महान राजनीतिज्ञ कह रहा है और एक क्या कह रहा है, मूर्ख व्यक्ति कह रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो इसका जो विरोधी बातें तो यही होगी, दोनों चीज़ जो एक जैसी नहीं हो, पूर्णतः विरोधी हो, वही तो विरोधी तत्वों का मिश्रण कहलाएगा। एक तरफ तो युद्ध की बात हो रही है, एक तरफ शांति की बात है, दोनों बातें क्या होती है, विरोधी होती है। तो यही जो बातें इसमें पाई जाती है मूलतः अगर देखा जाए। अब ये जो नेपोलियन प्रथम था, जो नेपोलियन प्रथम बात की जाए तो उसी के आदर्शों पे चलता है। नेपोलियन प्रथम बोनापार्ट की बात की जाए, क्योंकि उसके प्रति जो फ्रांस की जनता के मन में भी काफ़ी आदर्श और सम्मान था। अब उसी के बलबूते पे इसके द्वारा सत्ता को हथिया जाता है। राष्ट्रपति चुनावों में भी तुम देखोगे उसी के नाम का प्रचार करवाते हुए, और जनता के द्वारा भी जो नेपोलियन नाम से जो इसको जो ये नेपोलियन नाम का भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसी द्वारा जनता के द्वारा इसे चुन लिया जाता है और धीरे धीरे इसके द्वारा कैसे जो फ्रांस की सत्ता को हथिया लिया जाता है और निरंकुश राजतंत्र की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। मूल्यांकन की बात जिस तरीके से अचानक से उठकर आता है, बात की जाए, पहले हमने देखा इसने जो खूब प्रयास किया फ्रांस की जो सत्ता हथियाने का, लेकिन इसमें सफल नहीं होता है। इटली की गुप्त कॉर्बोनरी संस्था का भी सदस्य रहता है। इटली के जो स्वतंत्रता संग्राम में एकीकरण में भी इसके द्वारा भूमिका निभाई जाती है। फ्रांस में भी इसके द्वारा प्रयास किए जाते, कई संगठन बनाए जाते हैं, लेकिन इसको सफलता नहीं। लेकिन जब अचानक से जो चुनावों के दौरान इसको सफलता मिलती है, ये सफलता यानी इसका जो उत्थान होता है, तो
तो ये तो विलक्षण योग्यता प्रतिभा को दर्शाता कि वाकई में बंदे में काबिलियत तो थी, टैलेंट तो था, ऐसी बात नहीं कुछ नहीं था, ऐसे थोड़ी बनता सम्राट। तो कुछ योग्यताएं तो इसके अंदर थी वाकई में, जो विलक्षण योग्यता जिसे कहा जा सकता है। तो जिससे इसका उत्थान अचानक होता है, जैसे देखो अचानक से राष्ट्रपति से तुरंत क्या बन जाता है, ये जो फ्रांस का सम्राट बन जाता है और जनता के द्वारा सहृदय से इसे क्या कर लिया जाता है, स्वीकार भी कर लिया जाता है। ये जो उत्थान है इसकी विलक्षण योग्यता और प्रतिभा को दर्शाता है। इसके अलावा इसकी नीतियाँ देखोगे तुम, पॉलिसीज देखो इसकी नीतियाँ तो कहती है ये तो वाकई में जो अकर्मण्य व्यक्ति था, मूर्ख व्यक्ति था। अब जिस तरीके से तुम देखोगे बिस्मार्क की बातों में ये आ जाता है, और बिस्मार्क की बातों में आकर जो जर्मनी जो प्रशा और फ्रांस के मध्य समझौता हो जाता है, उस समझौते के तहत जो प्रशा और ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है, उस युद्ध में ये तटस्थ रहता है ये, और उसके द्वारा जो बेल्जियम का प्रदेश है, राइन नदी का प्रदेश है, संग देने का जो इसके साथ मौखिक आश्वासन दे दिया जाता है। अब इसको ये पता नहीं था कि इससे जो इसका जो सीमावर्ती जो प्रशा है शक्तिशाली हो जाएगा, और कल को किसको चुनौती देगा, इसी को चुनौती देगा। और ऑस्ट्रिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के साथ इसकी पुरानी मित्रता थी, और वह कैथोलिक धर्मावलंबी समर्थक भी था। तो उसके साथ संबंध अच्छे बजाने की बजाय इसके द्वारा जो इधर जो ये राइन प्रदेश इनकी बातों में आकर जो बेल्जियम प्रदेश की ये बिस्मार्क के साथ जो समझौता कर लेता है, ये उसकी नीति पूर्णतः क्या होती है, असफल मानी जाती है। लेकिन इसकी नीतियाँ इसको दिखाती है कि इसमें किसी तरह की योग्यता नहीं थी, ये अकर्मण्य व्यक्ति था, यानी काम करने लायक नहीं था, दूरदर्शिता थी इसमें, दूरदर्शिता तो कहाँ थी, बिस्मार्क की बातों में आ गया। इसके अलावा इटली के साथ इसने जो संधि की तो उसमें भी जो इटली में भी इसकी ये जो असफल रहता है। उसके अलावा जो मेक्सिको के अभियान की हमने बात की थी, उस वक्त यहाँ जो जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में संपन्न हो रहा था, बिस्मार्क नेतृत्व कर रहा था चांसलर प्रशा का, लेकिन इसका ध्यान कहाँ उलझा पड़ा था, मेक्सिको में उलझा पड़ा था, और मेक्सिको से इसे कोई विशेष सफलता ही नहीं मिली। मेक्सिको अभियान इसका असफल रहा पूर्णतः, और किस तरीके से जो अमेरिका के साथ भी इसके द्वारा शत्रुता कर ली जाती है, उसके द्वारा चुनौती देने के पश्चात ये वहाँ से आता है, और इससे क्या फ्रांस की और इसकी खुद की प्रतिष्ठा में गिर जाती है। और तो इस तरीके से ये इसकी नीतियाँ तो बिल्कुल असफल दिखाई देती है। जिस तरीके से शुरुआती तौर में हमने इसकी विदेश नीति को 2 चरणों में विभाजित किया था, 2 चरणों के तहत बात की 1852 ईस्वी से 60 ईस्वी और 1860 से 17। पहले वाली जो काल में चरण में तो इसकी नीतियाँ कुछ सफल रहती है, लेकिन अंत वाले दूसरे चरण में बात की जाए तो इसकी नीतियाँ असफल रहती है, और इसके पतन का मुख्य कारण ही इसकी क्या होती है, नीतियाँ होती है। ठीक है, तो उसके पश्चात ये इसकी पॉलिसीज, इसके बारे में ये जो इसकी छवि ऐसे बनती है अगर बात की जाए उत्थान और इसकी नीतियों को देखा जाए तो। ठीक है, और इसमें जो बात की जाए उदारवाद व निरंकुशवाद के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता नहीं होती है। शुरुआती तौर में इसका शासन तो प्रथम चरण में इसका शासन उदारवादी जो निरंकुश माना जाता है, प्रथम वाले चरण में निरंकुश माना जाता है, और दूसरा चरण इसका जो शासन का रहता है तो वह क्या माना जाता है, उदारवादी माना जाता है। लेकिन ये दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं किया, निरंकुशता के साथ साथ इसके द्वारा जो उदारवाद का प्रयोग भलीभांति नहीं किया गया, उदारवाद के साथ जो निरंकुशता का प्रयोग भलीभांति नहीं किया गया। अब उदारवाद तो इसे मजबूरी में होना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे फ्रांस की जनता के द्वारा इसका विरोध किया जाने लगता है, तो जनता को शांत करने के लिए और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा जो उदारवाद की नीति जो परिस्थितियों के कारण अपनाई जाती है। ठीक है, तो उनमें अच्छा तालमेल ये नहीं बैठा पाता है। उसके अलावा ये जो युद्ध व शांति दोनों नीतियों को एक साथ अनुसरण करता है, ये इसकी एक जो बहुत बड़ी गलती रहती है कि युद्ध और शांति दोनों नीतियों का ये इस तरीके से बात की जाए। नेपोलियन प्रथम के आदर्शों पर चलते हुए तो जो युद्धों का अनुसरण कर रहा था, और उसके अलावा जो यूरोप में जो इसके द्वारा कहा जाता है, स्टेटमेंट में भी ये कहता है अपने वक्तव्य में जब सम्राट बनता है कि यूरोप में पूर्णतः शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाए। तो एक मार्ग का अनुसरण न करके जो मतलब बात की जाए जिस तरीके से अपने कहावत है कि नहीं, एक साथ 2 घोड़ों की सवारी करना, ये इसके साथ हो जाता है, क्योंकि यही जो विरोधी जो तत्व माने जाते हैं। ठीक है, इसकी फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति की बात की जाए तो 2 चरणों में विभाजित की जाती है। हमने बात किया था प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण तो इसका सफल रहता है, लेकिन द्वितीय चरण इसका काफ़ी असफल रहता है। मेक्सिको के अभियान है, और जो रोम को लेकर जो इटली के साथ संबंध है, उसके अलावा जो बात की जाए जो केवुर के द्वारा भी इसको पागल बना दिया जाता है, समझौता कर लिया जाता है ऑस्ट्रिया से युद्ध के दौरान। और उसके अलावा जो प्रशा
और जो ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है बिस्मार्क के द्वारा भी जो इसे जो कूटनीतिक तरीके से क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। और इसकी विदेश नीति के कारण जो इंग्लैंड जैसा इसका मित्र था पहले, तो बहुत अच्छा मित्र था, वो इससे दूर हो जाता है। और उसके अलावा जो रूस और ये ऑस्ट्रिया है, ये इसकी नीतियों के कारण इसके क्या बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। तो ये अगर बात की जाए तो इस विदेश नीति में पूर्णतः असफल माना जाएगा। और उसके अलावा वहाँ की जनता के द्वारा इसकी जो छवि बन रखी थी, तो ये छवि ये था कि ये इसे जुआरी कहा जाता था। जुआरी की उपाधि दी गई थी जनता के द्वारा, क्योंकि ये षड्यंत्र रचने में बड़ा माहिर था। जैसे कि हमने देखा था किस तरीके से इसके द्वारा सत्ता को हथियाया गया। सत्ता हथियाने के लिए शुरू से ही फ्रांस की सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र कर रहा था, तो इसीलिए इसे जुआरी कहा जाता। अब इसकी जो हमने बुरी बातें की, इसके अलावा जो अच्छाइयाँ भी तो होती, व्यक्ति में दोनों पक्ष होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बुरा ही पक्ष है, उसकी अच्छाइयाँ भी तो होती है। अरे गुण और अवगुण दोनों जो सम्मिलित रूप से रहते हैं व्यक्ति में, अगर बात की जाए। लेकिन कुछ बातें इसमें जो हमें अच्छी देखने, क्योंकि कुछ तो काबिलियत थी बंदे में, ऐसा ही थोड़ी बन सकता है फ्रांस का जो राष्ट्रपति, ऐसे ही थोड़ी बन सकता है फ्रांस का सम्राट। तो अब हम इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करें तो इसके द्वारा जो, जैसा कि हमने शुरू से ही देखा, मजदूर वर्ग है और जो पादरी वर्ग है, इन सभी को अपने मध्यम वर्ग है, इनको जो अपने जो पक्ष में करने के लिए इसके द्वारा बेहतर प्रयास किया। इसी के दौरान शासन संचालन के दौरान बात की जाए तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो गरीब तबके के जो कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए जो मकानों की सुविधा इसके द्वारा करवाई जाती है। उन गरीबों के लिए चिकित्सा वगैरह की व्यवस्था, सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाती है। उसके अलावा उनके लिए कानूनी व व्यावसायिक सुविधाएं उपलब्ध करें, क्योंकि इसके द्वारा उद्योगों, इंग्लैंड का जो अनुसरण करते हुए, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से भी ये काफ़ी प्रभावित था, तो उसका अनुसरण करते हुए इसके द्वारा फ्रांस में भी उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं और उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे जो गरीब लोगों को काफ़ी रोजगार मिलता है। तो ये अच्छे कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं। कृषि और उद्योग को पूर्णतः जो इसके द्वारा प्रोत्साहन दिया, जैसे कि ये बंजर भूमि है, इसको जो बंजर भूमि को तैयार इसके द्वारा किया जाता है, कृषि योग्य बनाया जाता है। और उद्योगों को भी खूब प्रोत्साहन दिया। उद्योगों के लिए इसके द्वारा जो धन मुहैया करवाया जाता है और व्यापारिक सुविधाएं भी व्यापारियों को उपलब्ध करवाई जाती है। ये इसके द्वारा अच्छे काम भी। और पेरिस को इसके समय जो बात की जाए, जो यूरोप का सबसे सुंदर नगर इसके द्वारा बना दिया जाता है। पेरिस की सुंदर जो चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा जो अलंकृत सुंदर जो इमारतें इसके द्वारा पेरिस में खूब सारी बनवाई जाती है। पेरिस में जगह जगह जो सौंदर्यीकरण किया जाता है, फव्वारे लगवाए जाते हैं। तो ये अच्छे कार्य भी इसके द्वारा औपनिवेशिक विस्तार यानी दूसरे महाद्वीपों में इसके द्वारा जो फ्रांस के लिए जो उपनिवेश स्थापित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से जो इसके द्वारा फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाता है और फ्रांस के व्यापार को जो प्रोत्साहित किया जाता है। औपनिवेशिक राज्यों में जो फ्रांस के व्यापार के लिए जो औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार इसके द्वारा किया जाता है। ये दोनों बातें इसमें पाई जाती है। अब देखा जाए तो इसमें योग्यता भी थी। मूलतः देखो तो इसमें योग्यता बोले अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों, इसकी जो बात की जाए कमज़ोरियाँ और अच्छाइयाँ हमें देखने को मिलती है, उन दोनों का समावेश, यानी कि दोनों जो समान रूप से सम्मिलित कुछ एक साथ पाई जाती है। और यही जो इसके विरोधी तत्वों का सामंजस्य करने की योग्यता, इसमें दोनों बातों को एक साथ जो बात की जाए संतुलन करने की थोड़ी कमी हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए उदारवाद भी होता है, बन जाता है, लेकिन निरंकुश भी बन जाता है। दोनों का तालमेल जो अगर देखा जाए तो ये बैठा नहीं पाता है। और इसके अलावा एक तरीके से तो ये भाग्यवादी था, ईश्वर के अनुसार ही होगा, एक तरफ साहसी भी था। तो इस तरीके से जो इसमें बात की जाए दोनों विरोधी तत्वों का सामंजस्य स्थापित कम करने की योग्यता थी। इसके अलावा इसमें कई सी बातें अच्छे भी थी और कई इसमें जो कमज़ोरियाँ और बुराइयाँ भी हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है, नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति। इसके पश्चात अगली क्लास में हम जो है अगले नए चैप्टर को शुरू करेंगे। विदेश नीति के तहत हमने देखा किस तरीके से जो नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस के सम्राट के द्वारा विदेश नीति का अनुसरण किया जाता है, और उसके अलावा इसके व्यक्तित्व के बारे में हमने बात की, इसका मूल्यांकन किया, जिसके तहत हमने देखा इसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी, कौन कौन सी बुराइयाँ थी, कौन से कार्य इसके द्वारा गलत किए गए, कौन सी नीतियाँ इसकी सही थी। तो यही मूल रूप से हमने जाना। इसके व्यक्तित्व के बारे में मूलतः इसमें देखा जाए तो विरोधी तत्वों का समावेश हमें देखने को मिलता है। बात की जाए विरोधी तत्वों का मिश्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। और
इसमें अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों का समावेश हमें देखने को। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इसके अलावा इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता हो और तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।